हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर दीपमाला और आप सबका बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का जो आपका पेपर है बीपीएससी 133, जिसे आप तुलनात्मक शासन और राजनीति का पेपर भी कहते हैं, उसका ब्लॉक 4 आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पैटर्न ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, राइट। हिंदी मीडियम के बच्चों के पास जो बुक होगी उसमें इस चैप्टर को राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व के स्वरूप के तौर पर प्रस्तुत किया गया होगा, उसमें इस तरीके से इसको लिखा गया होगा। अगर आप इस ब्लॉक को देखेंगे तो ये ब्लॉक आपका बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि इस ब्लॉक के अंदर अगर आप देखेंगे तो इस ब्लॉक में आप लोगों को 3 यूनिट्स पढ़नी है, यूनिट 7, 8 और 9, राइट। और इन तीनों यूनिट से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। फर्स्ट यूनिट अगर आप देखेंगे तो आपकी है पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड पार्टी सिस्टम, जिसको हम कहते हैं राजनीतिक दल और दलीय व्यवस्था। राजनीतिक दल किसे कहते हैं, राजनीतिक दल की परिभाषा क्या होती है, राजनीतिक दल क्या काम करते हैं, ये सब आपको यूनिट 7 में पढ़ना है। इसके बाद आपका यूनिट 8 आएगा जो है दबाव समूह पर, वो चैप्टर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद लास्ट यूनिट जो है वो आपकी होगी इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर, जिसे हम कहते हैं चुनावी प्रक्रिया, राइट। यानी कि चुनाव जो आपके देश में होते हैं, लोकतंत्र में चुनाव का बहुत बड़ा महत्व होता है और आपके देश में भी आप देखते हैं हर 5 साल पर चुनाव होते हैं। तो वो चुनाव किस तरीके से होते हैं और उसमें क्या मेथड अप्लाई किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें आप इन यूनिट्स में पढ़ेंगे। आज हम लोग जिस यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं वो है यूनिट 7, पॉलिटिकल पार्टी एंड पार्टी सिस्टम, राजनीतिक दल और दल प्रणाली, राइट। मैंने आप लोगों को अभी बताया कि इस चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को प्रिसाइसली क्या देखना है, राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है, अर्थ के साथ साथ परिभाषा। आप लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको 3 चीज़ें तैयार करनी है, राजनीतिक दल का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, और राजनीतिक दल लोकतंत्र में क्या काम करते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। एक तो क्वेश्चन आप लोगों का इस तरीके से फॉर्मुलेट होगा। दूसरा क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपसे पूछा जा सकता है पार्टी सिस्टम के ऊपर, दलीय प्रणाली के ऊपर, राइट। और अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो 4 तरीके की दलीय प्रणाली आपको पढ़नी है। पहली अगर आप देखें तो 1 पार्टी सिस्टम, एक दलीय प्रणाली क्या होती है, 2 पार्टी सिस्टम, 2 दलीय प्रणाली क्या होती है, मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुदलीय प्रणाली, और इसके साथ साथ आपको पढ़ना है डोमिनेंट पार्टी सिस्टम। इसका मतलब होता है कि कोई एक राजनीतिक दल जो होता है उसका जो प्रभाव होता है वो अन्य दलों की तुलना में अधिक होता है। इसको आप भारत के कॉन्टेक्स्ट में भी रखकर देखेंगे जब हम इस पर बात करेंगे। तो आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग राजनीतिक दलों के अर्थ, परिभाषा और उनके कार्यों को ध्यान में रखें। अगर आप इंट्रोडक्शन का पार्ट इसका देखेंगे तो इंट्रोडक्शन में एक चीज़ बहुत ही क्लियरली बताई गई है, उसे आप लोग समझ लीजिए कि लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर राजनीतिक दलों का कोई विकल्प नहीं है। आप राजनीतिक दलों को इग्नोर नहीं कर सकते, राइट। लेकिन आप लोग एक चीज़ और भी जानते हैं कि जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, उसका इतिहास भी बहुत पुराना है। अगर आप देखेंगे तो एंशियंट ग्रीक सिटी स्टेट से आप लोगों को लोकतंत्र के बारे में या डेमोक्रेसी के बारे में जानने को मिलता है। तो लोकतंत्र की जब आप बात करेंगे तो लोकतंत्र के 2 बड़े ही प्रचलित स्वरूप हैं। एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और एक सिस्टम होता है जिसको हम इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी कहते हैं उसको, और उसको हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी कहते हैं, और उसको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक सिस्टम भी कहते हैं, राइट। तो दोनों में लोग राजनीतिक दलों की जो भूमिका है वो एक अलग तरीके से आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में समझना है। जब प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था थी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, जो एंशियंट ग्रीक सिटी स्टेट हुआ करते थे, तो वहाँ पर जो नागरिक थे, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब ही ये होता है कि उस
पर्टिकुलर देश के नागरिक सीधे सीधे शासकीय कार्यों में या सरकार के कामों में पार्टिसिपेट करते थे। और सरकार के कामों में पार्टिसिपेट करने का क्या मतलब हुआ कि वो डिसीजन मेकिंग में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते थे, राइट। तो वहाँ पर उस समय जनता सीधे सीधे जाकर जो है वो शासन के कार्यों में हिस्सा लेती थी, इसलिए हम इसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा कि एंशियंट ग्रीक सिटी स्टेट में लोकतंत्र था, लेकिन इसके बाद भी शासन के कार्यों में जो दास हैं, स्लेव्स हैं, जो महिलाएं हैं, उनको पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं था। अगर आप आज की डेट में देखेंगे तो स्विट्ज़रलैंड के कुछ कैंट्स हैं जहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस किया जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, राइट, वैसे वैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जो व्यवस्था है वो धीरे धीरे कर अव्यावहारिक होती चली गई। और अव्यावहारिक क्यों हो गई कि जनता जो है वो सीधे शासकीय कार्यों में हिस्सा लेने के लिए उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि जो आधुनिक राज्य हैं वो जनसंख्या की दृष्टि से भी अगर आप देखेंगे और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो वो एंशियंट ग्रीक सिटी स्टेट के मुकाबले में बहुत बड़े हैं। और यहाँ पर बिल्कुल भी ये संभव नहीं है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन और जो कि इतने बड़े क्षेत्र में रहती हो वो डायरेक्टली जनता जो काम है, सरकार का कामकाज है या डिसीजन मेकिंग है, उसमें वो हिस्सेदारी कर सके। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे कि जो सरकार का कामकाज होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, राइट। तो ऐसी कंडीशन में जो नागरिक हैं वो इस चीज़ के लिए बहुत प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं कि वो सीधे सीधे जनता सरकार के कामों में हिस्सा ले सके। इसलिए हम एक नए फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ बढ़े जिसे हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। और प्रतिनिधि लोकतंत्र जो है वो आधुनिक राज्यों के साथ साथ अस्तित्व में आया। और अब हमने क्या करना शुरू किया कि जो सिटीज़न है, इंस्टेड ऑफ डिसाइडिंग डायरेक्टली चूज़ थ्रू रेगुलर इलेक्शन, अब सिटीजन्स डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, रेगुलर इंटरवल पर इलेक्शंस होते हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं उनके बिहाफ पर डिसीजन मेकिंग करते हैं। लेकिन जिन रिप्रेजेंटेटिव को सिटीजन्स चूज़ करते हैं वो उनके प्रति अकाउंटेबल रहते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम है वहाँ पर आप एक चीज़ पर गौर करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि जहाँ पर संसदीय लोकतंत्र है, संसदीय प्रणाली है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, वहाँ पर राजनेता इस बात के लिए कंपेल होते हैं कि वो चुनावी राजनीति में उतरे। जहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती है, वहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स के पास ये चॉइस नहीं होती है कि वो इलेक्शन लड़े या ना लड़े, उनको इलेक्शन लड़ना होता है। और इलेक्शन लड़ना जो लोकतंत्र में है वो बहुत जटिल काम होता है। तो उस काम को आसानी से करने के लिए उनको एक संगठन की, राजनीतिक संगठन की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी को बहुत आसानी से और व्यवस्थित रूप से चला सकें। तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आप लोगों को ये समझना है कि जब तक प्रत्यक्ष लोकतंत्र था, सीधे जनता भागीदारी लेती थी, तो वहाँ पर आपको उतना राजनीतिक दल की भूमिका नहीं नज़र आती है। लेकिन जैसे जैसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र आता गया, प्रतिनिधियों के माध्यम से हमने काम करना शुरू किया और चुनावी राजनीति की शुरुआत हुई, वैसे वैसे राजनीतिक दलों का जो महत्व है वो भी बढ़ता चला गया, राइट। अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज़ का डेवलपमेंट समझना चाहते हो कि राजनीतिक दल का एक तरीके से विकास कैसे हुआ, तो आधुनिक समय में तो राजनीतिक दलों का महत्व है ही, लेकिन 19वीं शताब्दी के मध्य तक अगर आप देखेंगे तो राजनीतिक दलों को बहुत ज़्यादा अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था, उनको संदेह की दृष्टि से देखा जाता था, उनके प्रति एक कंसर्न होता था और उनको एक हार्मफुल एंटिटी माना जाता था राजनीतिक दलों को। लेकिन धीरे धीरे कर अगर आप देखेंगे लेटर हाफ ऑफ 19वीं सेंचुरी, 19वीं शताब्दी का जो अगला हिस्सा था उसमें राजनीतिक दलों को मान्यता मिलना शुरू हो गई, एक्सेप्टेंस शुरू हो गई। और अगर आप 20वीं शताब्दी में देखेंगे तो राजनीतिक दलों के बारे में क्या कहा जाने लगा, राजनीतिक दलों के बारे में कहा जाने लगा कि इट फोकस द पॉलिटिकल फीलिंग एंड द एक्टिव विल ऑफ द सिटीजन, कि राजनीतिक दल इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं कि
राजनीतिक जीवन की अभिव्यक्ति उनके बिना नहीं हो सकती है। सामान्य जनता की जो राजनीतिक इच्छाएं होती हैं वो प्रकट नहीं हो सकती हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो सिर्फ विकासशील देशों में ही नहीं, बल्कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी, डेवलपिंग कंट्रीज़ अगर आप देखेंगे तो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के जो देश हैं वहाँ पर भी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। किस रूप में अदा किया कि इन देशों में औपनिवेशिक शासन था, राइट। उन औपनिवेशिक शासन के खिलाफ जनता को मोबिलाइज किया और इन सारे देशों ने उपनिवेशों से जो आज़ादी हासिल की उसमें राजनीतिक दलों की एक बड़ी भूमिका हमको नज़र आती है, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वर्तमान समय में तो राजनीतिक दल जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो ही जाते हैं। अब आपके लिए जानना ये ज़रूरी है कि राजनीतिक दलों को परिभाषित किस तरीके से किया जाए, राइट। अगर आप राजनीतिक दल की परिभाषा करना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि राजनीतिक दलों की जिन विद्वानों ने परिभाषा की है, सबने अलग अलग तरीके से राजनीतिक दलों को परिभाषित किया है। तो राजनीतिक दलों को परिभाषित करते समय इन विद्वानों के जो विचार हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा मिलते जुलते नहीं है। एक मत एक राय जो बनाना होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। और अगर आप देखेंगे तो राजनीतिक दलों की जब विद्वानों ने परिभाषा की, राइट, तो कुछ जो विद्वान थे उन्होंने राजनीतिक दलों के कार्यों को ध्यान में रखा और कुछ थे जिन्होंने राजनीतिक दलों को परिभाषित करते समय उनके लक्ष्यों को पर ध्यान रखा कि राजनीतिक दल आखिर प्राप्त क्या करना चाहते हैं। तो इस आधार पर जो विद्वानों ने परिभाषा दी उसमें आपको थोड़ा सा अंतर दिखाई दे सकता है, राइट। अगर आप परिभाषा की बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ विद्वानों के नाम दिखाई देंगे, जैसे एडमंड ब्रूक का नाम दिखाई दे रहा है, राइट। और इसके अलावा आपको मैक्स वेबर का नाम दिखाई दे रहा है, जोसेफ शुम्पीटर का नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, राइट। शुम्पीटर का आप नाम देख सकते हैं। इन सभी ने राजनीतिक दलों को अपने अपने नज़रिए से परिभाषित किया है। आप लोगों को ये परिभाषाएं जो हैं, राइट, उनको एज इट इज़ याद कर लेना है, राइट। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं मैं अभी बता दूंगी कि क्या कैसे आपको करना है। आप लोगों को जो डेफिनेशन है वो एज इट इज़ मतलब एक बार आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, एडमंड ब्रूक की है। उन्होंने एक पॉलिटिकल पेपर लिखा अपना जिसका नाम था थॉट्स ऑन द कॉज ऑफ द प्रेजेंट डिसकंटेंट। 1770 में इन्होंने लिखा, राइट। और इसमें इन्होंने डिफ़ाइन किया जब पॉलिटिकल पार्टी को, तो एडमंड ब्रूक ने क्या कहा कि एडमंड ब्रूक डिफाइन अ पार्टी ए बॉडी ऑफ मैन united for promoting by their joint endeavor the national interest upon some particular principle in which they are agreed। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं एडमंड ब्रूक की जो डेफिनेशन है, एडमंड वर्क की जो डेफिनेशन है उसको हिंदी में आप लोगों को बता देती हूँ। एडमंड ब्रूक डिफाइन करते हैं राजनीतिक दलों को। वो कहते हैं कि राजनीतिक दल मनुष्य के उस संगठन को कहते हैं जो किसी एक सिद्धांत पर सहमत हो और जिसके द्वारा राष्ट्रीय हित संपन्न किया जा सके, राइट। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एडमंड बर्ग क्या कहते हैं कि राजनीतिक दल मनुष्य के उस संगठन को कहते हैं। यानी कि राजनीतिक दल अगर आपको होना है तो उसके लिए आपकी पहली शर्त क्या है कि आपके पास एक संगठन होना चाहिए, आप यूनाइटेड होने चाहिए, राइट। बॉडी ऑफ मैन यूनाइटेड, आपका एक संगठन होना चाहिए। और ये जो संगठन है आपने 4 लोगों को इकट्ठा करके बना लिया, सिर्फ उससे काम नहीं होगा। वो क्या होने चाहिए, किसी एक सिद्धांत पर वो एक मत होने चाहिए, किसी सिद्धांत पर सहमत होने चाहिए। एक राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन, लोगों का एक ऐसा संगठन होता है जो कुछ मूलभूत सिद्धांतों पर यकीन करता है। और ये लोग क्या काम करते हैं, नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने का काम करते हैं। एडमंड ब्रूक की ये डेफिनेशन यहाँ पर आप लोगों के सामने मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी। अगर जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए मैं एक सेपरेट से अलग से वीडियो बना दूंगी, राइट, जिसमें मैं सिर्फ डेफिनेशंस डिस्कस करूंगी। आप लोग उससे वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं।
मैक्स वेबर की अगर आप बात करें तो मैक्स वेबर जो थे वो जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको डिफ़ाइन किया। और वो क्या कहते हैं, ही आर्ग्यूड दैट पार्टीज एक्शन इज़ oriented towards the acquisition of social power. This is to say, towards influencing social action no matter what its content may be, right? मैक्स वेबर के अनुसार राजनीतिक दल एक ऐसा संघ या समुदाय है जो प्रचार और आंदोलन के जरिए सत्ता हथियाने की कोशिश करता है, सोशल पावर को प्राप्त करने की कोशिश करता है, राइट, ताकि दल के सक्रिय व तेज तर्रार लोग सत्ता के माध्यम से सार्वजनिक हित और निजी स्वार्थ दोनों की पूर्ति कर सकें। यहाँ पर आप मैक्स वेबर की ईमानदारी देखिएगा। पहली चीज़ तो उन्होंने ये कहा कि राजनीतिक दलों का मूल उद्देश्य क्या होता है, सोशल पावर को प्राप्त करना, राइट, राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करना। और राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करके वो करना क्या चाहते हैं, सार्वजनिक हित और निजी स्वार्थ दोनों की पूर्ति करना चाहते हैं, राइट। राजनीतिक दल का निजी स्वार्थ क्या है, सत्ता को प्राप्त करना, और सार्वजनिक हित क्या है, जनता की सत्ता को प्राप्त करने के बाद वो क्या करेंगे, जनता की भलाई के लिए काम करेंगे, राइट। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो एक और थिंकर हैं शुम्पीटर, और वो ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं, राइट। और उन्होंने किस तरीके से डिफाइन किया पॉलिटिकल पार्टी को, उन्होंने कहा एक ग्रुप whose member propose to act in concern in the competitive struggle for political power, right। सुम पीटर ने भी लगभग वही डेफिनेशन दी है जो जैसा कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि मैक्स वेबर ने डिफाइन किया है। सुम पीटर क्या कहते हैं कि प्रत्येक राजनीतिक दल का पहला और प्रमुख उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है या सत्ता में बने रहने के लिए अन्य दलों पर हावी रहना होता है। तो आप लोगों को एक क्लियर चीज़ पता चल गई होगी कि राजनीतिक दल का जो मेन उद्देश्य क्या होता है, वो होता है कि हम राजनीतिक सत्ता को हासिल करें, राइट, ताकि हम सरकार बना सकें और सरकार के माध्यम से हम अपनी नीतियों को जनता तक पहुंचा सकें। और इसके लिए उसे क्या करना पड़ता है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रगल करना पड़ता है, राइट, उसको लगातार प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, राइट। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक अन्य विचारक हैं जिन्हें हम कहते हैं सार्टोरी। उन्होंने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को डिफ़ाइन करते हुए उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू हिम अ पार्टी इज़ एनी पॉलिटिकल ग्रुप आइडेंटिफाई एन ऑफिशियल लेवल that present in at elections and is capable of placing through elections free or non free candidate for public office, right। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सार्टोरी ने बिल्कुल क्लियरली डिफाइन किया कि वो कोई भी राजनीतिक समूह जो एक आधिकारिक नाम से पहचाना जाता है, राइट। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कहा ऑफिशियल लेवल लगा होता है, एक राजनीतिक दल का एक आधिकारिक नाम होता है, राइट। जैसे जिस नाम से वो इलेक्शन लड़ता है, अगर आप देखेंगे तो चुनाव होता है तो बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी आधिकारिक नाम है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आधिकारिक नाम है, आम आदमी पार्टी आधिकारिक नाम है, उनको इलेक्शंस में एक आधिकारिक नाम से पहचाना जाता है। होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तथा चुनावी उम्मीदवारों के माध्यम से सार्वजनिक पदों की प्राप्ति करने में सक्षम होते हैं, राइट। और जब इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस में कैंडिडेट जीत जाते हैं तो वो जीत के क्या करते हैं, वो लोकसभा के मेंबर्स बनते हैं, राइट। और अगर दल को बहुमत मिल जाता है तो वो सरकार में मंत्री भी बनते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि चुनावी उम्मीदवार क्या हासिल करते हैं, सार्वजनिक पद हासिल करते हैं, राइट। अगर आप देखें तो राजनीतिक दल गंभीरता से सरकार की कुंजी प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि वो पावर को या सत्ता को हासिल करना चाहते हैं। तो ये प्रमुख डेफिनेशंस हैं जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की है। आप लोगों को ये डेफिनेशन याद कर लेनी है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो पॉज करके एक बार इन डेफिनेशन को नोट डाउन कर लीजिएगा, राइट। इसके बाद आप लोगों के लिए जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो है फंक्शंस ऑफ पार्टीज, राइट। राजनीतिक दल का काम क्या है, आप लोगों से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा एग्ज़ाम में
कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का क्या काम होता है, राइट। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर राजनीतिक दलों के 6 प्रमुख काम बताए गए हैं, राइट। 6 प्रमुख काम उन्होंने क्या बताए हैं, इसको आप लोग समझ लीजिए। नंबर 1 उन्होंने कहा इंटरेस्ट एग्रीगेशन, जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, हित समुच्चय करना। मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। दूसरा काम उन्होंने कहा है नॉमिनेटिंग कैंडिडेट, राइट, फॉर इलेक्शन, तो चुनावों के लिए उम्मीदवारों को मनोनीत करना, ये दूसरा काम है। तीसरा काम वो कहते हैं स्ट्रक्चरिंग वोटिंग चॉइस, राइट। तीसरा काम क्या है, मतदान के चयन को व्यवस्थित करना, राइट। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो अगला काम उन्होंने क्या बताया है, राजनीतिक दल क्या करते हैं, राजनीतिक दल कोऑर्डिनेशन विकसित करते हैं, तालमेल विकसित करते हैं। कहाँ, किस चीज़ में तालमेल विकसित करते हैं, विद इन द गवर्नमेंट, राइट। सरकार के भीतर तालमेल विकसित करना ये भी राजनीतिक दलों का काम है। इसके अलावा राजनीतिक दलों का अगला काम उन्होंने बताया अल्टरनेटिव प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट एक्शंस, राइट। जो गवर्नमेंट एक्शन करती है, राइट, गवर्नमेंट जो प्रोग्राम बनाती है, राइट, योजनाएं बनाती है, तो राजनीतिक दलों का काम क्या है, सरकारी योजनाओं के सम्मुख वैकल्पिक योजनाओं को प्रस्तुत करना, सरकारी योजनाओं के सम्मुख वैकल्पिक योजनाओं को प्रस्तुत करना, ये उसका काम है। और आखिरी काम क्या बताया गया, एक क्रिटिक एंड वॉचडॉग ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। राजनीतिक दल का काम क्या है कि वो एक आलोचक की भूमिका निभाए और सरकारी नीतियों के हित प्रहरी के रूप में काम करे। तो ये 6 प्रमुख काम जो हैं वो सरकार के राजनीतिक दलों के बताए गए हैं। अब वन बाय आप वन देख लीजिए। इंटरेस्ट एग्रीगेशन यानी हित समुच्चय का क्या मतलब हुआ, राइट। अगर आप एक समाज को देखेंगे, राइट, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, राइट, समाज के अंदर आपको बहुत सारे हित देखने को मिलेंगे, क्योंकि समाज में बहुत सारे वर्ग होते हैं, राइट, बहुत सारे समूह होते हैं, राइट। तो आपको क्या करना पड़ता है, उनके इंटरेस्ट को आपको समझना पड़ता है, राइट। समाज में जो विभिन्न वर्ग हैं, राइट, जैसे स्त्री हो गया, पुरुष हो गया, मजदूर हो गए, वर्गों का निर्धारण कई आधार पर होता है। तो उनके इंटरेस्ट को समझना, उनकी प्रायोरिटीज़ को समझना, राइट, और इसके बाद एक कॉमन गोल तैयार करना, एक पॉलिसी प्रपोजल तैयार करने को हम क्या कहेंगे, इंटरेस्ट एग्रीगेशन, राइट। कि जनता की भावनाओं को समझ के कि उनकी मांगें क्या हैं, उनका इंटरेस्ट क्या है, उसको समझकर कुछ निश्चित निर्धारित गोल तय करना और उन गोल्स को हासिल करने के लिए नीतियों का निर्धारण करना, इसको हम क्या कहेंगे, इंटरेस्ट एग्रीगेशन यानी कि हित समुच्चय। इसके बाद सेकंड इम्पॉर्टेंट काम क्या आता है राजनीतिक दलों का डेमोक्रेसी के अंदर, नॉमिनेटिंग कैंडिडेट फॉर इलेक्शंस टू पब्लिक ऑफिस, राइट। राजनीतिक दल जब भी इलेक्शन होता है तो कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करते हैं, राइट, कि हमारी तरफ से लोकसभा का चुनाव होगा तो बीजेपी अपने कैंडिडेट्स खड़े करती है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो अपने कैंडिडेट खड़ी करती है। हर राजनीतिक दल जो है वो कैंडिडेट को इलेक्शन के लिए नॉमिनेट करता है। अगर आप सोच के देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टीज वोटर्स वुड बी कन्फ्रंटेड विद द विड्रॉलिंग एरे ऑफ सेल्फ नॉमिनेटेड कैंडिडेट। अगर राजनीतिक दल ये काम ना करें, कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करने का काम ना करें, तो बहुत सारे जो है ना वो सेल्फ नॉमिनेटेड कैंडिडेट बाहर आ जाएंगे और ऐसे कंडीशन में आपको ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि लोग बहुत छोटे मार्जिन से जीत जाएंगे, राइट। तो जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो इस चीज़ को मिनिमाइज कर देती है, राइट, कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करके। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो राजनीतिक दल क्या काम करते हैं, स्ट्रक्चरिंग वोटिंग चॉइस, राइट, मतदाताओं के मतदान के चयन को व्यवस्थित करते हैं। ये कैसे करते हैं, इसको आप समझिए कि पॉलिटिकल पार्टी हेल्प डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बाय स्ट्रक्चरिंग वोटिंग, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ कैंडिडेट ऑन द बैलेट टू दोज हु हैव रियलिस्टिक चांस ऑफ विनिंग। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनकी वजह से क्या होता है कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट होते हैं, राइट, वो जो जिनको इलेक्शन लड़ना होता है वो थोड़े से क्या हो जाते हैं, नंबर्स में कम हो जाते हैं, राइट।
क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी नॉमिनेट करती है। तो उन्हीं कैंडिडेट्स को चांस मिलता है जो वास्तव में रियलिस्टिक होते हैं, जो वास्तव में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं, राइट? पार्टीज दैट हैव वॉन साइजेबल portion of vote to in a past election likely to compare in this election also। तो क्या होता है कि जिस राजनीतिक दल को ज़्यादा वोट मिले होते हैं, संभावना होती है कि उसी राजनीतिक दल को और ज़्यादा वोट अगले इलेक्शन में भी उतने ही वोट मिले। कुल मिलाकर काम क्या होता है कि जब एक पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट को नॉमिनेट करना शुरू कर देती है तो जितने भी नॉन सीरियस कैंडिडेट होते हैं वो पूरी प्रक्रिया से एलिमिनेट हो जाते हैं, राइट? इसके बाद अगर आप देखेंगे तो अगला काम क्या है, इम्पॉर्टेंट, फोर्थ इम्पॉर्टेंट काम है पॉलिटिकल पार्टी का कि कोऑर्डिनेशन विद इन द गवर्नमेंट, राइट? गवर्नमेंट के आप लोगों को पता है कि जो गवर्नमेंट होती है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। गवर्नमेंट के 3 प्रमुख काम होते हैं, कानून को बनाना, कानून को लागू करना और कानून सम्मत तरीके से काम हो इस बात को देखना। तो 2 प्रमुख अंगों की हम बात करेंगे, कानून बनाने वाला और कानून को लागू करने वाला, राइट? तो करते क्या है राजनीतिक दल, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में एक संतुलन को स्थापित रखते हैं, राइट? यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि 2 तरीके के सिस्टम काम करते हैं, एक होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम और एक होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है उसमें तो कार्यपालिका और विधायिका अलग अलग होते हैं, राइट? तो इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन विकसित करना होता है। अगर आप पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करेंगे, संसदीय व्यवस्था, तो वहाँ पर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका जो है वो आपस में मिले जुले होते हैं, राइट? चूँकि वो आपस में मिले जुले होते हैं तो उसमें कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, टकराहट भी हो सकती है, उसको बचाने का जो काम है वो राजनीतिक दल करते हैं ताकि सरकार का जो कामकाज है वो स्मूथ तरीके से चलता रहे, राइट? इसके बाद अगला काम उनका क्या है, अल्टरनेटिव प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट एक्शन, राइट? जो सरकार है, सरकार क्या काम करती है, सरकार कई सारी योजनाएं बनाती है, राइट? कई सारी योजनाएं जनता की भलाई के लिए वो बनाती है, राइट? तो पहला काम राजनीतिक दल क्या करते हैं कि सरकार के द्वारा जो योजनाएं बनाई गई हैं, राइट, उनको वो रिव्यू करते हैं और इसके साथ साथ अगर उनको लगता है कि इससे बेहतर कोई योजना हो सकती है तो उसको वो प्रस्तुत करने का काम करते हैं, राइट? तो अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से अल्टरनेटिव प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट एक्शंस जो है वो लगातार चलाती है। आपके इसमें क्या लिखा हुआ, इन फॉर्म ऑफ पार्टी मैनिफेस्टो। हर पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो लेकर आती है, राइट? अब इसको आप समझ लीजिए, लोकसभा का चुनाव हुआ, राइट? बीजेपी भी अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो लेकर आ गई, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो भी लेकर आ गई, आम आदमी पार्टी भी लेकर आ गई, हर पॉलिटिकल पार्टी अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो लेकर आ गई। लेकिन सरकार कौन बनाएगा, वही दल बना सकते हैं जिसको संसद में बहुमत हासिल हो, राइट? तो अब ये बहुमत सभी को तो हासिल नहीं होगा, किसी एक दल को हासिल होगा या कुछ दल मिलकर सरकार बनाएंगे। तो जो दल सरकार नहीं बना पाएंगे, राइट, वो क्या करेंगे, वो अपने पार्टी के मैनिफेस्टो से रिलेटेड क्या कर सकते हैं, वो कैंपेन चला सकते हैं, राइट? द स्पेसिफिक पॉलिसी एडवोकेट इन एन इलेक्शन कैंपेन। वो लोग इलेक्शन कैंपेन के अंदर भी अपने मैनिफेस्टो को प्रमोट करते हैं, राइट, राइट? और इसके साथ साथ अगर वो अपने पर्सनल लेवल पर भी काम करते हैं ताकि उनको अगले इलेक्शन में इलेक्ट होने का मौका मिल जाए, राइट? इसके बाद अगर आप देखेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज़ एक और काम करती है, एक क्रिटिक एंड वॉचडॉग ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। राजनीतिक दल एक आलोचक की भूमिका भी निभाते हैं। मान लिया, कहा जाता है कि अगर लोकतंत्र में राजनीतिक दल का मेन उद्देश्य तो होता है कि सत्ता को प्राप्त करना, लेकिन अगर वो सत्ता प्राप्त नहीं कर पाए, सरकार का निर्माण नहीं कर पाए, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी ख़त्म हो गई, राइट? वो क्या करेगी, वो एक क्रिटिक की भूमिका निभाएगी, एक आलोचक की भूमिका निभाएगी। किसकी आलोचना करेगी, वो सरकार की नीतियों पर नज़र रखेगी, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर वो एक वॉच डॉग रखेगी, एक अपनी दृष्टि बनाए रखेगी कि सरकार कहीं से भी जन विरोधी काम ना कर सके,
राइट। और अगर सरकार जन विरोधी काम करती है तो राजनीतिक दल क्या कर सकते हैं, सरकार की आलोचना कर सकते हैं, राइट। तो ये जो काम है राजनीतिक दल का है कि राजनीतिक दल सिर्फ सरकार बनाने पर फोकस तो करते हैं, लक्ष्य प्राप्ति करते हैं, लेकिन अगर वो सरकार नहीं बना पाते हैं तो वो एक आलोचक और हित प्रहरी की भूमिका निभाते हैं। अगर आप संक्षेप में समझेंगे, राइट, तो राजनीतिक दलों का काम क्या होता है, सामान्य जनमानस को पढ़कर सामान्य जनमानस की मांगों को समझना और उनको एक कॉमन उद्देश्य में लेकर आना और उस उद्देश्य को हासिल करने के लिए नीतियां बनाना, इलेक्शंस में कैंडिडेट को नॉमिनेट करना, राइट, और सामान्य जनता के सामने, राइट, सिर्फ सीरियस कैंडिडेट आ सके और जनता अपना वोट कास्ट कर सके, इसके लिए वो मतदाताओं के व्यवहार को भी प्रभावित करती है। और इसके अलावा वो सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन विकसित करती है, सरकार के अंगों के बीच में कोऑर्डिनेशन विकसित करती है, तालमेल विकसित करती है, राइट। और वैकल्पिक नीतियां सरकार की जो होती हैं, सरकार के कार्यक्रमों के साथ साथ उसे प्रस्तुत करती है। और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका राजनीतिक दल की एक आलोचक और हित प्रहरी के रूप में होती है, राइट। तो आप देखेंगे कि ये जो फर्स्ट सेक्शन है इसलिए मैंने इस पर बात की है। इसमें मेन फोकस का पॉइंट क्या है आप लोगों के लिए, राजनीतिक दल का हल्का सा आपको इतिहास पता होना चाहिए, राजनीतिक दल किसे कहते हैं, राजनीतिक दल का इतिहास आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, राजनीतिक दल की परिभाषाएं आपको पता होनी चाहिए, डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इनको एज इट इज़ याद कर लेंगे, और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो मेरे चैनल पे जाके देख लेंगे, वहाँ पर मैंने हिंदी में टाइप्ड आप लोगों को एक डेफिनेशंस का पूरा पॉलिटिकल पार्टीज़ पर मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ आपको राजनीतिक दलों के जो कार्य हैं उनको ठीक से पढ़ लेना है। मैंने यहाँ पर आप लोगों को 6 जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। तो आज के लेक्चर के में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आप लोगों से मिलूँगी पार्ट 2 में, तब हम लोग पार्टी और पार्टी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिएगा, और देखने के बाद अगर आप लोगों को कहीं डाउट हो, कहीं प्रॉब्लम हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, टीचिंग अच्छी लग रही है, तब भी आप लोग उसको लाइक कर सकते हो, कमेंट करके मुझे बता सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।